हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी का अपडेट्स लेके आया हूँ जो कि निकला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है यूपीएससी की तरफ से। और हर एक पोस्ट के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहे हैं, एज लिमिट क्या मांग रहे हैं, कब तक आप ये एप्लीकेशंस भर सकते हैं, और ये भी देख लेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए आपका जो एप्लीकेशंस फ़ी देना पड़ता है वो भी कितना लगेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का निकाला गया है। इसी के साथ ही आपका जो वोमेन का जो वैकेंसी होता है इंक्लूडिंग एसएससी वोमेन नॉन टेक्निकल कोर्स का इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स गाइडलाइन दिया गया है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कैंडिडेट को इंश्योर होने के लिए बोल रहा है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस टाइम कि अपना एलिजिबिलिटी है क्या उस पोस्ट के लिए। अगर है तो ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि हाउ टू अप्लाई, मतलब आप कैसे अप्लाई करेंगे इस एप्लीकेशंस को। तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट upsconline.nic.in। तो कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अपना जो एप्लीकेशंस है वो upsconline.nic.in वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। और एप्लीकेशंस करते टाइम फर्स्ट में आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको जो मेन एप्लीकेशंस है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल। तो जो फर्स्ट आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम ओटीआर प्रोफाइल बनाना पड़ता है उसमें आपका मॉडिफिकेशन भी हो सकता है अगर किसी ने गलत भर दिया है तो मेरा कहना ये है कि आप अपना जो ओटीआर प्रोफाइल है वो गलत मत भरिएगा। अगर बाई चांस गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मॉडिफिकेशन का टाइम दिया गया है जो कि 13 जून 2023 तक। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया कि मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशंस फ्रॉम अदर देन ओटीआर प्रोफाइल। तो यहाँ पर ओटीआर प्रोफाइल के अलावा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका भी मॉडिफिकेशन का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो वो टाइम दिया गया है आपका 7 जून 2023 से लेके 13 जून 2023 तक। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम गलत भर देते हैं तो उनके लिए ये अच्छी बात है कि उसको सुधारा जाए। तो फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि अपना एप्लीकेशन जो है वो गलत ना भरे। ठीक है, अगर गलत भर भी देते हैं तो इसके लिए ये प्रावधान दिया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया कि द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउ टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशंस आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। तो जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देते हैं उसके बाद अपना एप्लीकेशन आप विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब वही आपका फाइनल हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट्स को अपना जो फ़ोटो आईडी कार्ड है, जो आईडी कार्ड में आपका सब कुछ सही है जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें से जो आईडी कार्ड आपका सबसे सही है, मतलब आपका जो 10th का जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसके साथ नाम का मैच होना, सब कुछ अगर सही है उसी आईडी कार्ड का नंबर आप एप्लीकेशन फॉर्म में दीजिएगा। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है नाम का जो स्पेलिंग होता है वो गलत हो जाता है दोनों, मतलब आपका 10th का अलग आ गया, आपका जो आईडी कार्ड है उसमें अलग है, तो आपको एडमिशन नहीं भी दिया जा सकता है जो एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो जिस आपका आईडी कार्ड में आपका 10th का और आईडी कार्ड में सेम नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी को ही आप दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि कब तक अपना जो एप्लीकेशंस है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट दिया गया है वो 6 जून 2023 और शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस डेट से पहले ही अपना एप्लीकेशंस सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर भी मेरा कहना है कि जो डेट दिया जाता है ना 6 जून 2023 का जो डेट दिया गया है इसे 4-5 दिन पहले ही अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट तक क्या होता है अपना सर्वर बहुत बिजी रह जाता है तो उसके कारण अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे यहाँ पर बताया गया द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन यूपीएससी वेबसाइट। तो जब आप एप्लीकेशंस भरे तो उसी वेबसाइट पे ही अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेगुलर आप विजिट करते रहिएगा और आपका जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो 3 वीक्स बिफोर होगा जो एग्जामिनेशन डेट रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि आपको कोई एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपका जो मार्क्स दिया गया है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाता है या 2 मार्क्स दिया जाता है, जो भी है, और अगर आप गलत भर देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो पेनल्टी होता है वो है 1/3 -1/3 हिसाब से आपका पेनल्टी लगता है मैक्सिमम टाइम। कभी कभी जगह पे, कहीं कहीं जगह पे आपका 1/4 का भी पेनल्टी लगता है। तो ये मान के चलिए आपका जो पेनल्टी है वो -1/3 का पेनल्टी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप गलत ना आंसर देंगे। ठीक है, ताकि अपना जो मार्क्स है वो घट जाए, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपना जो रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है उसका जो ओपन डेट होगा, जो एग्ज़ाम डेट है उसके अगले दिन से। ठीक है, और उसके अगले दिन से आपका 7 दिन तक ये पोर्टल ऑन रहेगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपने सही किया है बट जो कमीशन है वहाँ पर आपको गलत दिखाया है कि आपने सही क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है। तो उसके लिए अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो रख सकते हैं कि ये मैंने सही किया है, आपके तरफ से ये गलत आंसर मेरे को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, और उसका जो डेट दिया गया है, जिस दिन से आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उस डेट से आपका 7 दिन तक। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो आप एग्ज़ाम देंगे OMR सीट में, उसमें सिर्फ ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ब्लू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सिर्फ ब्लैक का ही कीजिएगा। कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं, गलती से ब्लू पेन ले के चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ब्लैक का ही अलाउ होगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका एक काउंटर खोला गया है आपको गाइडेंस के लिए। तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जो एप्लीकेशन भरते टाइम कुछ इंक्वायरी करना है, कुछ भी करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं, जो कि वर्किंग डेज के अंदर ही करना है। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसके आगे में बताया गया कि मोबाइल फ़ोन बैंड। तो ये आपको सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम के टाइम आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है और इसके साथ ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी डिवाइस होता है वो सब बैन किया हुआ रहता है। तो आप ये मान के चलिए अपना जो मोबाइल है वो आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम हॉल के बाहर। तो आपको खुद से ही ये अरेंज करना पड़ता है कहीं पे आपको रखना है तो। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो आपका कोर्स है, मतलब जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और एसएससी का जो वैकेंसी निकाला गया है दोनों मिला के, इसमें आपका जो एकेडमी होता है, जो एकेडमी में आपका कोर्स होगा, उस एकेडमी के हिसाब से आपका वैकेंसी डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इसमें आपका 100 वैकेंसी है। उसके बाद आपका इंडियन नेवल एकेडमी एजियामाला जो जगह है वहाँ पर आपका 32 का वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद आपका एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, यहाँ पर रखा गया है आपका 32 पोस्ट। उसके बाद आपका जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, यहाँ पर आपका 169 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जो कि सिर्फ वोमेन कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ पर रखा गया है आपका 16 वैकेंसी। ठीक है, तो टोटल आपका जो वैकेंसी आता है 349 वैकेंसी आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे
तो आप जब एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करेंगे तो ये ध्यान से चॉइस कीजिएगा, क्योंकि जो आपका अच्छा लगेगा उसी जगह पे आप अपना चॉइस कर सकते हैं। जो नज़दीक होता है आपके घर से वही सेंटर आप चॉइस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा सेंटर है, तो जितना नज़दीक आपके घर से हो सके उसी सेंटर को आप चॉइस कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा कौन सा सेंटर है आपके घर के नज़दीक, ठीक है। बहुत सारा सेंटर है यहाँ पर। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है एलिजिबिलिटी का, जो नेशनलिटी के बारे में बताया जाता है, जैसे कि आपका सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ माइग्रेटेड फ्रॉम नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीका। इस टाइप का जो कंट्री है यहाँ से परमानेंट सेटल हो जाते हैं, मतलब परमानेंट आपका माइग्रेट हो जाते हैं इंडिया में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ आपका जो नेशनलिटी दिया गया है ये आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। मैं ये सब स्किप करके जा रहा हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि एज लिमिट, सेक्स और मेरिटियल स्टेटस के बारे में। तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में आ जाते हैं हम IMA, मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी। यहाँ पर आपका कैंडिडेट्स को अनमेरिड होना चाहिए, ठीक है, अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स। और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा ना वो 2 जुलाई 2000 से लेके आपका 1 जुलाई 2005 तक ही होना चाहिए। मतलब इस डेट से इस डेट तक आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए, तभी आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया कि इंडियन नेवल एकेडमी में अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेके आपका 1 जुलाई 2005 तक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एयरफोर्स एकेडमी में बताया गया है कि 20 से लेके 24 साल का जो उम्र वाले कैंडिडेट्स है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो एज काउंट होगा वो 1 जुलाई 2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इस हिसाब से 2 जुलाई 2000 से लेके आपका 1 जुलाई 2004 तक, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड ए करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA इंडिया। तो इनके लिए आपका जो रिलैक्सेबल एज रहता है वो 26 ईयर तक रहता है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ रहता है कमर्शियल पायलट का, ठीक है, जो इशू होना चाहिए DGCA से। तो वो कैंडिडेट के लिए आपका रिलैक्सेबल आपका जो एज है वो 26 तक दिया जाता है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एक नोट दिया गया है, कैंडिडेट बिलो जो 25 ईयर्स के होंगे ना, मतलब जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं बिलो 25 ईयर्स, उन कैंडिडेट्स को मस्ट बी अनमैरिड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। और मैरिज कैंडिडेट इज़ नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो 25 साल के नीचे जितने भी कैंडिडेट हैं उनका मैरिज अगर हो गया तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि मैरिड कैंडिडेट अबव 25 ईयर्स वो एलिजिबल है। तो जिनका एज 25 ईयर्स से ऊपर है, अगर उसने मतलब शादी कर लिया है तो वो एप्लीकेबल है। बट यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है कि but during training period they will neither be provide married accommodation or can they live with family out of the premises। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो मैरिड कैंडिडेट है वो जो एकोमोडेशन है आपका फैमिली एकोमोडेशन रहते हैं ना वो नहीं मिलेगा। और साथ साथ ये भी बोल दिया है कि वो बाहर नहीं रह सकता है, जो आपका मिलिट्री एरिया रहता है उसके बाहर वो नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जो SSC कोर्स से मेन का जो कोर्स है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 जुलाई 1999 से आपका एज होना चाहिए 1 जुलाई 2005 तक, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी SSC वोमेन जो नॉन टेक्निकल कोर्स है उसके लिए आपका अनमैरिड वोमेन होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो है 2 जुलाई 1999 से
आपका 1 जुलाई 2005 के अंदर, ठीक है। तो ये सब आपका एज लिमिट दिया गया है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से एक बार, और जब आप एप्लीकेशन करेंगे ये भी एक बार सभी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप जाके एप्लीकेशंस भरिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट आपका जो पोस्ट है आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, ठीक है। तो इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए मिनिमम डिग्री होने से ही चलेगा, वो कौन से मतलब सब्जेक्ट से हो या कौन से स्ट्रीम से हो कोई मतलब नहीं है। जो भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर पे देख लेते हैं। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, तो जो कैंडिडेट इंडियन नेवल एकेडमी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो जो कैंडिडेट इंडियन नेवल एकेडमी में अप्लाई करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया कि जो पोस्ट मतलब एयरफोर्स एकेडमी जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो है डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो जो कैंडिडेट्स एयरफोर्स एकेडमी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आपका मिनिमम डिग्री होना चाहिए। अगर किसी भी साइट से डिग्री हो तो उसके लिए आपका कंपलसरी 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर किसी के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है वो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जिनके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है उनके पास तो 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो रहता ही है कंपलसरी, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स है उसका अगर डिग्री में आपका किसी भी साइड से जो साइंस साइड से नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, तो कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशंस टू कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन टू 2023 एज पर गाइडलाइन गिवन इन अपेंडिक्स 4। तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो अपेंडिक्स 4 में डिटेल्स बताया गया है, तो बाद में ये देख लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर फ़ी के बारे में बताया गया है। तो कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फीमेल एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं मतलब एक्सेप्टिंग फीमेल मतलब फीमेल कैंडिडेट्स मतलब महिलाएं और एससी और एसटी कैंडिडेट जितने भी है इनको छोड़ के बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका जो मिनिमम जो फ़ीस रखा गया है वो है 200 रुपीज़। मतलब आप किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिनिमम 200 रुपीज़ फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा वो एसबीआई से कर सकते हैं ब्रांच में जाके, और या तो फिर आप वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट से भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर वही आपका हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया जो मैं पहले बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पर फिर से बताया गया है, ठीक है। तो इसको मैं भी स्किप कर देता हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत चीज़ मैं स्किप करके जा रहा हूँ। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना जो डिटेल्स एप्लीकेशन मतलब जो पीडीएफ है जो एडवर्टाइजमेंट है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशंस दिया गया है उसका डेट है आपका 6 जून 2023 शाम के 6 बजे तक। तो ये आप मतलब ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले ही इस डेट से पहले ही अपना एप्लीकेशंस सबमिट
करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंस मतलब चीज़ है जो एक एप्लीकेशंस भरते टाइम ज़रूरत पड़ता है, उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, बाकी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भी आपको अगर जानना है तो पीडीएफ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो अपेंडिक्स 1 दिया गया है, ठीक है, तो अपेंडिक्स 1 में आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका पैरा पैरा 2 बिलो, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, इसके बारे में भी होगा, वो है पार्ट बी ऑन द अपेंडिक्स ऑफ सच कैंडिडेट्स as may be called for interview at once of the सर्विस सिलेक्शन सेंटर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी का जो सिलेबस दिया गया है, इसमें आपका फर्स्ट में आता है इंग्लिश, सेकेंड में आता है आपका जनरल नॉलेज, उसके बाद आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर कोड के बारे में दिया गया है और आपका जो ड्यूरेशन रहेगा, हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा और मैक्सिमम जो मार्क्स है आपका 100 करके है, मतलब 300 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और दूसरा जो आपका पोस्ट है आपका एडमिशन ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें आपका 2 ही सब्जेक्ट आता है, वो है इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें आपको 2 आवर्स का ही ड्यूरेशन दिया जाएगा और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सिलेबस के बारे में बताया गया है, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। जो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके बाद आपका आ जाता है जनरल नॉलेज का आएगा इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, इसके बारे में सब डिटेल्स आपका जो सिलेबस है इसके बारे में बताया गया है, ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर अपेंडिक्स 2 में आपका इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये भी मैं स्किप करके जा रहा हूँ, ये भी आप देख लीजिएगा पीडीएफ से, फिर भी मैं बता दिया हूँ पहले ही। तो यहाँ पर अपेंडिक्स 4 में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, तो ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा एक मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है। तो पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।